नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो पढ़ेंगे यूपी टेट का प्राथमिक स्तर का जो पेपर हुआ था 2021 को, उसका बाल विकास एवं शिक्षण विधि यानी सीडीपी का जो भाग है उसको आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2011 से लेकर 21 तक जो पेपर हुए थे ईवीएस के और सीडीपी के, वो सभी मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों यूपी टेट के अंदर भी प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ए, परीक्षण अंकन, बी, परीक्षण प्रशासन, सी, परीक्षण वैधता, या फिर डी, परीक्षण निर्माण। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परीक्षण निर्माण। तो दोस्तों, ब्लूप्रिंट परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। परीक्षण निर्माण के इस चरण में योजना बनाई जाती है। परीक्षण के लिए विषय वस्तु, विषय शिक्षण उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या, समयावधि, अंकन विधि, परीक्षण का प्रारूप जैसी बातों को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दिया था? ए, स्किनर, बी, कॉलर, सी, पियाजे, या फिर डी, ब्रूनर। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीन पियाजे। तो दोस्तों, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 वर्ष है। संज्ञानात्मक अवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। पहली दोस्तों होती है संवेगात्मक गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष होती है। दूसरी होती है दोस्तों पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की होती है। तीसरी होती है दोस्तों मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष होती है। और चौथी होती है दोस्तों औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष की होती है। ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? ए, निर्देशन, बी, परिपक्वता, सी, रुचि, या फिर डी, अभिप्रेरणा। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभिप्रेरणा। तो दोस्तों, अधिगम हेतु सर्वाधिक आवश्यक तत्व अभिप्रेरणा होता है। नेक्स्ट, शैशव काल का समय है। ए, 15 वर्ष तक, बी, जन्म से 6 वर्ष तक, सी, जन्म से 2 वर्ष तक, या फिर डी, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक। तो दोस्तों, जन्म से 2 वर्ष की अवधि शैशव काल की अवधि है। बालक इस अवस्था में पूर्णतः माता पिता पर आश्रित होते हैं। इस अवस्था में बालक के अंदर संवेगात्मक विकास होता है। नेक्स्ट, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ए, चिंतन, बी, स्मृति, सी, प्रत्यक्षीकरण, या फिर डी, कल्पना। तो दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों, प्रत्यक्षीकरण यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान में व्यक्ति सक्रिय होकर अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करता है। नेक्स्ट, सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए, गेस्टाल्ट, बी, थॉर्नडाइक, सी, पावलोव, या फिर डी, कोहलर। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थॉर्नडाइक। तो दोस्तों, प्रयास व भूल सीखने की एक मौलिक विधि है। इस विधि के अंतर्गत समस्या समाधान के लिए विविध प्रयास किए जाते हैं। इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। नेक्स्ट, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। ए, 110 से 114, बी, 90 से 109, सी, 80 से 89, या फिर डी, 70 से 79। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 90 से 109। तो दोस्तों, जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने सबसे पहले बुद्धि लब्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और आगे चलकर टर्मन ने इसका प्रयोग किया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? ए, स्किनर, बी, वर्नन, सी, थॉर्नडाइक, या फिर डी, कैटेल। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैटल। तो दोस्तों, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन रेमंड कैटल ने किया। आगे कैटल के शिष्य जॉन एल हॉर्न ने इसे विकसित किया। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान में तरल बुद्धि से तात्पर्य ऐसी समस्याओं के समाधान करने की क्षमता से है जिनके बारे में पहले से कोई ज्ञान ना हो, जबकि क्रिस्टलीय बुद्धि कौशल, ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए, स्किनर, बी,
हेगाटी, सी थॉर्नडाइक या फिर डी हल। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्किनर। तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन BF स्किनर ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें दंड और पुरस्कार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। नेक्स्ट, कॉलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहता था कि अधिगम ए मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, बी जानवर में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, सी एक स्वतंत्र क्रिया है या फिर डी समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो दोस्तों कॉलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहता था कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। कॉलर के प्रयोग में चिंपैंजी ने जो अधिगम प्रदर्शित किया उसे कॉलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम कहा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समस्या का समाधान एकाएक स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? ए ब्लूम, सी बी किलपैट्रिक, सी हर्बर्ट या फिर डी जॉन डुई। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हर्बर्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ए स्पेंजर, बी कैनन, सी जुंग या फिर डी हिरैशमर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैनन। तो दोस्तों WB कैनन ने शरीर के अंतः स्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा की। नेक्स्ट, रचनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है ए क्रो एवं क्रो का, बी डिहान का, सी ड्रेवल का या फिर डी कॉल एवं ब्रूस का। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्रो एवं क्रो का। तो दोस्तों सृजनात्मक वह घटना है जिससे कल्पनाशील और मूल विचार वास्तविकता में बदल जाते हैं। यह अलग अलग सोच से संबंधित है जो एक से अधिक दृष्टिकोण द्वारा समस्या को हल करने के तरीके को संदर्भित करता है। नेक्स्ट, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। ए व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, बी अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, सी परिपक्वता के फलस्वरूप या फिर डी जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश ने वर्गीकृत किया है। ए वुडवर्थ, बी थॉर्नडाइक, सी मैकडूगल या फिर डी ड्रेवर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैकडूगल। तो दोस्तों मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकडूगल ने वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है ए मैकडूगल का, बी मन का, सी रॉस का या फिर डी डमवेल का। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डमवेल का। तो दोस्तों किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान यह कथन डमवेल का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र से के पिता से जुड़ा हुआ है? ए वुडवर्थ, बी रॉस, सी गाल्टन या फिर डी क्रो एवं क्रो। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गाल्टन। तो दोस्तों सुजनन शास्त्र का पिता फ्रांसीसी गाल्टन को कहा जाता है। उन्होंने 1883 ईस्वी में सुजननिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किया। सुजनन शास्त्र में मानव के आनुवांशिक गुणों में सुधार से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ए चित्रांकन परीक्षण, बी आर्मी अल्फा टेस्ट, सी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण या फिर डी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। नेक्स्ट, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए स्टर्न, बी वर्नन, सी स्पीरमैन या फिर डी थॉर्नडाइक। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्पीरमैन।
तो दोस्तों बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था। स्पीयरमैन के अनुसार मनुष्य की बुद्धि दो कारकों, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक का संगठक है। नेक्स्ट, कॉलर निम्न में से किससे संबंधित है? ए अधिगम के सिद्धांत, बी व्यक्तित्व के सिद्धांत, सी विकास के सिद्धांत या फिर डी अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अधिगम के सिद्धांत। तो दोस्तों कॉलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। उन्होंने गेस्टाल्ट सिद्धांत के निर्माण में योगदान दिया है। कॉलर के सीखने का सिद्धांत अंतर्दृष्टि सिद्धांत शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है ए 10, बी 12, सी 14 या फिर डी 15। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14। तो दोस्तों मैकडूगल के अनुसार संवेग उत्पन्न करने पर जो प्रक्रिया होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। नेक्स्ट, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ए समस्या समाधान, बी सृजनात्मकता, सी अनुप्रयोग या फिर डी समझ। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समस्या समाधान। तो दोस्तों मानसिक उद्वेलन प्रतिमान शिक्षण की एक तकनीक है। शिक्षण की इस तकनीक के द्वारा व्यक्तियों की समस्या समाधान करते हुए सृजनात्मकता का सृजन किया जाता है। इस तकनीक में किसी समूह में समस्या समाधान के लिए समूह का प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार रखता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? ए कॉलर, बी थॉर्नडाइक, सी पावलोव या फिर डी स्किनर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पावलोव। तो दोस्तों पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में कुत्ते को भूखा रखकर उसे प्रयोग करने वाली मेज के साथ बांध दिया गया था। नेक्स्ट, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं? ए अभिप्रेरणा, बी व्यक्तित्व, सी सृजनात्मकता या फिर डी बुद्धि। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सृजनात्मकता। नेक्स्ट, युयुत्सा है ए चिंतन, बी कल्पना, सी संवेग या फिर डी मूल प्रवृत्ति। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मूल प्रवृत्ति। तो दोस्तों संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 संवेग हैं। युयुत्सा मूल प्रवृत्ति है जिसका संवेग क्रोध है। नेक्स्ट, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ए वंशानुगत तत्व, बी शारीरिक तत्व, सी सामाजिक परिवेशजन्य तत्व या फिर डी आर्थिक तत्व। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। तो दोस्तों बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सामाजिक परिवेशजन्य तत्व है। परिवार में बच्चे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के व्यवहार में प्रभावित होते हैं। इस प्रकार बच्चों का शारीरिक, पारिवारिक परिवेश और आसपास का परिवेश उनके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? ए कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, बी द्रुतगामी विकास का नियम, सी अनियमित विकास का नियम या फिर डी मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्रुतगामी विकास का नियम। तो दोस्तों द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। बाल्यावस्था में बच्चों का शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए समान प्रतिमान का सिद्धांत, बी परस्पर संबंध का सिद्धांत, सी निरंतर विकास का सिद्धांत या फिर डी अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। तो दोस्तों अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया से संबंध है। इसका प्रतिपादन इवान पावलोव ने किया था। नेक्स्ट, चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन डैश ने दिया है? ए डगलस और होलैंड, बी मेरेडिथ, सी हरलॉक या फिर डी गेसेल। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरलॉक। तो दोस्तों विकास के परिणाम स्वरूप
नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं प्रकट होती हैं। यह कथन हरलॉक ने दिया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों सीटेट के फॉर्म आ गए हैं। अगर आपको सीटेट की तैयारी करना है या फिर सीटेट की प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं तो आप मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। सीडीपी के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ईवीएस के भी मैंने लगभग कराई दिए हैं, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। उससे आपकी सीटेट के प्रैक्टिस सेट ठीक से लग जाएंगे, जो कि काफ़ी रिपीट होते हैं। और दोस्तों आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।